The maths objectives is the most scoring part, but at the same time this is the most ignored part from the students. What actually I mean कि हम अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि 20 marks maths के objectives को हम ignore करते हैं and we run after only the problems, right? And this is the 11th video in the series. We already had 10 videos for the objectives. ये 11th है. I'm going to make some more. मैं इसके बाद और कुछ minimum 3 to 4 videos बनाऊंगा और इस particular video में हम nearly 20 bits आपके solve करते हैं, covering the various concepts. अभी right now on the screen you can see 7 questions, and I suggest the students who are doing a revision or who are about to start the revision, so first start with the objectives. Why, you know, because it covers all the concepts. These ये concepts आपको problem solve करने में बहुत helpful होंगे. Fine. So let's dive in. So what it says, let's start with a simple question. The length of the tangent. ओके, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है, क्योंकि अनलाइक नॉर्मल प्रॉब्लम्स में क्या होता है, आपको बताया जाता है कि फाइंड, सॉल्व, शो दैट, ड्रॉ, प्रूफ दैट. यहाँ पे उस तरह के टेक्निकल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते, तो आपको खुद को समझना है कि क्या पूछ रहा है. द लेंथ ऑफ द टैंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ओके, रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सर्कल इज डैश. तो इसमें सब्जेक्ट क्या था, देखो जब हमने स्टार्ट किया, द लेंथ ऑफ द टैंजेंट. सो दे आर आस्किंग यू द लेंथ ऑफ द टैंजेंट. जो वर्ड इनिशियली स्टार्ट होता है आपको वही पूछा जाता है, यानी वो सब्जेक्ट है, उसके बारे में बात कर रहे हैं. ये सारी चीजें आप इसको स्किप करो. ओके, सो ये जो मैं जितना रेड से अंडरलाइन किया इसको स्किप करो, सिर्फ ब्लू अंडरलाइन पार्ट देखो और ये ओके ये वाला पार्ट देखो जो ब्लू अंडरलाइंड है. इट सेज द लेंथ ऑफ द टैंजेंट इज डैश. समझ में आया कि आपको क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ द टैंजेंट इज डैश. आपको लेंथ ऑफ द टैंजेंट फाइंड करना है यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन. ये जो रेड में है ये इन्फॉर्मेशन है, इसको यूज करते हुए आपको ये फाइंड करना है. इन्फॉर्मेशन क्या है? रेडियस 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए टैंजेंट टू अ सर्कल. ऑब्वियसली टैंजेंट सर्कल को बनाया जाता है. मैं बताता हूँ, जो बच्चों को नई आइडिया उनको भी समझ में आ जाएगा कि दिस इज द इन्फॉर्मेशन, दैट इज द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर. ओके, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है. और क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास? फ्रॉम ए पॉइंट, वो टैंजेंट कहाँ है, ये सब्जेक्ट, it is from a point 10 centimeter away from the circle. Circle से 10 centimeter away. But you draw a figure. So it is talking about a tangent, right? From a point. तो ये देखिए, जो बच्चों को बिल्कुल आइडिया नहीं है, ये आपका सर्कल है. सर्कल के बाहर हमने एक पॉइंट उतारी, तो इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल पॉइंट. ओके, बिकॉज इट्स आउटसाइड द सर्कल. यहाँ से टैंजेंट की बात हो रही है. सो ये देखिए, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. ये जो ब्लू लाइन जो है, इसको कहा जाता है टैंजेंट. ओके, व्हाट इज टैंजेंट? सिंपली देखो, ये यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं A. सो दिस पॉइंट इज रेफर्ड एज ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहा जाता है इसको. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, कॉन्टैक्ट वाली पॉइंट किसके बीच में? सर्कल के बीच में, और एक लाइन, दोनों यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे आ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर एक सिंगल लाइन ड्रॉ की जा रही है, इट इज रेफर्ड एज ए टैंजेंट. इसको टैंजेंट कहा जाता है. यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द टैंजेंट. ये आपकी टैंजेंट है, इसकी ये ब्लू लाइन आपको फाइंड करना है. इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या है? टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. इस सर्कल का रेडियस 6 है. देखो, सर्कल हम का रेडियस हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं. माना आपका सर्कल है, सो रेडियस ये भी, ये पॉइंट, ये लाइन भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये ऑल दीज आर रेडियस. बट स्पेसिफिकली यहाँ हम क्या करेंगे? विल ट्राई टू जॉइन दिस सेंटर, लेट्स से O विथ A. आई टेल यू व्हाई. मैं आपको बताता हूँ क्यों. ठीक है, सो रेडियस कहीं भी लिया जा सकता है, एनीवेयर. सो हमने यहाँ लिया. ओके, फर्दर व्हाट इज दिस इज, सो द लेंथ ऑफ द टैंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट. ये टैंजेंट कहाँ से ड्रॉ किया जा रहा है? फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से. ऑब्वियसली हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया यहाँ पे P. वो पॉइंट कहाँ है? 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सर्कल. ये सर्कल से 10 सेंटीमीटर दूरी पे है, यानी कि सर्कल के सेंटर से लिया जाता है 10 सेंटीमीटर. तो देखो, ये पॉइंट है ना, जो सेंटर ऑफ ए सर्कल. ओके, दिस लाइन, रेड लाइन इज कनेक्टिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द एक्सटर्नल पॉइंट. ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे? इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखेंगे. दिस वाज द रेडियस व्हिच इज गिवन एज 6 सेंटीमीटर and the distance from the center of a circle to the external point is 10 centimeter. Okay, आपको find क्या करना है? Length of the tangent, this blue part. Okay, remember the angle formed between the radius and the tangent is 90. Why? Because the radius is always perpendicular to the tangent. Radius हमेशा tangent को perpendicular होता है. Okay, याद रख लीजिए, radius is always perpendicular to the tangent. तो यहाँ पे angle हो गया आपको 90 degrees. ठीक है, सो अब 90 डिग्रीज आ गया, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कौन सी हो गई? व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल? देखो यहाँ पे ट्रायंगल बन गया. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, OAP या PAO. सो ओके, सो ये ट्रायंगल किस तरह की ट्रायंगल है? क्या है बताइए? इट्स ए राइट एंगल्ड triangle. The moment you talk about the right angle triangle, the first thing that should come to your mind when you have to find out the other sides. देखो, दो साइड्स मालूम है आपको, तीसरा निकालना है. राइट एंगल्ड है, ये कहीं पे भी आपको यूज हो सकता है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आता है. तो इमीडिएटली आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि हमको पाइथागोरस थ्योरम वाली कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है. एक काम करते हैं, ट्रायंगल को हम इसको बाहर सेपरेटली लेके देखते हैं. ओके, इसको ऐसे देखो. हियर द बेस इज
ओके विद 90 डिग्रीज यहाँ पे ए के पास बन रहा है, ये आपका सेंटर जो था ये ओ था, ये आपकी जो एक्सटर्नल पॉइंट थी वो यहाँ पे आ गई पी, इट इज एन एपेक्स फॉर द ट्रायंगल। नाउ लेट्स राइट द लेंस, तो ये बेस इज 6 सेंटीमीटर, ओके दिस OP, O to P is 10 centimeter, we have to find out AP। देखो most students get confused, they think that when you draw a triangle इसको ये लोग वो लेते हैं हाइपोटेन्यूज लेते हैं, तो वो गलती है। देखो हाइपोटेन्यूज ये नहीं होता, ये वाली जो सेंटर टू एक्सटर्नल पॉइंट है ये वाली लाइन हाइपोटेन्यूज है आपकी, ठीक है। तो देखो नाउ इट्स वेरी इजी, सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज इट्स 90 डिग्रीज रेडियस एंड tangent are perpendicular। नाउ यू कैन यूज द Pythagoras, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। सो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आपका 10 स्क्वायर है, इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर इज अननोन, वी हैव टू फाइंड आउट। ओके लेट अस अज्यूम इट एज सम x as of x square plus adjacent square, that is 6 square। okay basic calculation, 10 square is 100, x square plus 6 square is 36, bring this 36 over here to the other side, so it becomes 100 minus 36, okay equal to x square। तो अब बताइए 100 minus 36 simply 64 equal to x square, ठीक है। x यार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, so nothing will be wrong। तो अब 64 can be written as what, 8 square, okay। ऑब्वियसली कभी भी यहाँ पे आपको इस तरह जब भी आप फाइंड कर रहे हो ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ही रहेंगे आपको, मोस्ट ऑफ द टाइम परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। सो x स्क्वायर इज 8 स्क्वायर, तो सिंपली x कितना हो जाएगा आपका, x इज 8, ओके दैट इज यू टेक अ स्क्वायर रूट, तो आपको स्क्वायर रूट अगर लेते हो तो आपको कैंसिल हो जाएगा, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ओके x इन द सेंस द AP दैट इज द लेंथ ऑफ द टैंजेंट इज 8 सेंटीमीटर। देखो डोंट थिंक दैट एक ऑब्जेक्टिव को हमने इतना टाइम दिया हम कैसे दे सकते हैं, कोई ओके बात नहीं, आप आराम से दे सकते हो कि आपको 30 मिनट से 30 मिनट्स में आपको 20 बिट्स करना है। अगर आप ये इस तरह कॉन्सेप्ट से थोरो होते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, एंड द सेम थिंग इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर ऑब्जेक्टिव, आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। नाउ गोइंग फॉरवर्ड वंस अ सिमिलर क्वेश्चन इज हियर, ओके ये जल्दी से कवर हो जाएगा। ये देखो द एंगल बिटवीन द tangent, the angle he is talking about the angle between the tangent to a circle and the radius drawn at the point of contact is dash, okay just we had it, don't you remember? So I'll put it again, it says it is talking about the angle। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है, एंगल, ये वाला आपका सब्जेक्ट है, ये बाकी सब इन्फॉर्मेशन आप छोड़ दो, ओके यहाँ पे इसकी बात करो आप, द एंगल, ये वाला लास्ट का आपका जो हेल्पिंग वर्ब है ऑक्सिलरी इसके साथ लगा लो, द एंगल इज डैश, आपको एंगल फाइंड करना है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है कि एंगल बिटवीन व्हाट, किसके बीच का एंगल। देखो एंगल कब बनता है, कभी भी एंगल कब बनता है, 2 रेज और 2 लाइंस जब मीट होते हैं तो वहाँ एंगल बनता है, 2 लाइन या 2 रे। तो यहाँ पे 2 लाइन्स कौन सी है, द एंगल बिटवीन द टैंजेंट टू ए सर्कल, ओके सेम एक्सटर्नल पॉइंट से एक टैंजेंट ले लेते हैं यहाँ से, देखो ये हो गया आपका टैंजेंट, और दूसरी चीज क्या है, ये एक लाइन हो गई, 2 लाइन होना चाहिए। सो बिटवीन द टैंजेंट टू ए सर्कल एंड द रेडियस ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रहा है रेडियस ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ओके लेट्स से दिस इज P, दिस इज A, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के पास जो आप रेडियस उतारो, रेडियस वैसे तो आपको कहीं पे भी हो सकता है, रेडियस कैन बी एनीवेयर, बट ही हैज क्लियरली स्पेसिफाइड द रेडियस ड्रॉन, द रेडियस ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के पास जो रेडियस बना रहे हो तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ठीक है। सो एज आई टोल्ड यू जस्ट कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट, कहीं पे भी आप उतार लो सर्कल में, ओके आप ऐसे उतार लो, कहीं पे भी ले लो, द रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ओके और आप बोलेंगे सर ये ट्रायंगल कंप्लीट नहीं किया, तो हमको यहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट करना नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सो आपको सिर्फ एंगल बोला तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्रीज है, ठीक है। सो बट अगेन यहाँ पे कभी कभी ऑप्शंस, क्योंकि ये सारे आपके एमसीक्यू बिट्स होते हैं, तो समटाइम्स दे विल नॉट गिव यू 90 डिग्रीज, ओके सो व्हाट could be your option, you know sometimes it will be right angles, do you think is it correct? yes right angle is right, correct है ये, क्योंकि 90 हो या right angle एक ही बात होती है। now we'll move on with the next one, it says the nature of the roots of the quadratic equation is dash, okay so यहाँ पे फिर दोबारा देखो, so initially आपका जो subject start हुआ था the nature of the roots, ये आपका क्वेश्चन है, the nature of the roots is dash, ठीक है। अब ये additional information है ये सारी, it says the nature of the roots of the equation, इस equation के nature of the roots पूछ रहा है। so what you have to do is quickly the moment they talk about the nature of the roots word, आप सुनते ही आपके माइंड में क्या स्ट्राक होना चाहिए कि हमको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट यूज करना है, ओके व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको आप कंपेयर करो विद द जनरल इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करके इससे abc निकालो, व्हाट इज a, व्हाट इज b एंड व्हाट इज C, okay previous 10 पेपर्स मैंने इस तरह एक्सप्लेन किए, तो इसलिए आई एम यू नो एट अ फास्ट पेस क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। सो योर A
is 1, the coefficient is 1, your B is -6, please don't forget the minus sign, okay, and your C is 9. ठीक है, सो ऑल दैट यू हैव टू डू इट, आपको ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है और देखना है कि D की वैल्यू आपको क्या आती है. लेट्स सी, B स्क्वायर, योर B इज -6 स्क्वायर -4 into A into C, okay, so your A is 1, your C is 9, -6 square is plus 36, okay, minus is plus, 6 is 36, minus 4 1s is 4, 4 9s is again 36. So tell me, how much is your discriminant now? It is simply 0, okay, so your discriminant 36 minus 36 is 0. तो देखो और एक गलती क्या होती है कि अगर ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, मैं 2 मार्क्स में आ गया तो आप लोग डिस्क्रिमिनेंट लिख के छोड़ देते हैं, तो एग्जामिनर विल नॉट गिव यू मार्क्स, क्योंकि आपको नेचर ऑफ द रूट्स की बात हो रही है, आपको नेचर ऑफ द रूट्स बोलना है. ओके, सो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है? इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज 0, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. ठीक है, सो ये आपके एमसीक्यू में ऑप्शंस में ये होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल इफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0. ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है. इन केस अगर ये कैलकुलेशन कुछ दूसरा होता, लेट्स से आपको 34 आता, आपको या D2 आया, सपोज डिस्क्रिमिनेंट 2 आया, तो इसका मतलब है कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. ओके, अनइक्वल भी बोल सकते हैं या फिर उसको आप डिस्टिंक्ट भी कह सकते हैं. इफ डिस्क्रिमिनेंट इज 2, नॉट जस्ट 2, इट मीन्स एनी नंबर दैट इज ग्रेटर देन 0. डिस्क्रिमिनेंट आपको 2 आया, दैट इज इट्स ए पॉजिटिव इंटीजर, इट इज ग्रेटर देन 0. पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 24 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0. पॉजिटिव नंबर्स ग्रेटर देन 0 होते हैं, 0 से बढ़ के होते हैं ना, 0 1 2 3. सो इफ D इज ग्रेटर देन 0, द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. एमसीक्यू में हो सकता है ऑप्शन, या रियल एंड अनइक्वल हो सकता है. ठीक है, इन केस अगर नेगेटिव आया, कोई भी नंबर आया, आपको मानो नेगेटिव आया, माइनस आया, सो देन द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0. नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0 इन द नंबर लाइन. ओके, अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स. इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन गिवन. नो रियल रूट्स, आप नेचर ऑफ द रूट्स आपका क्या होगा? नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स, व्हाटएवर द गिवन ऑप्शन इज. ठीक है, नाउ देखो अगेन आई एम सेइंग कि आई एम गोइंग विद अ फास्टर पेस बिकॉज दिस नॉट द फर्स्ट पेपर दैट आई एम शोइंग. सो आपको अगर पुराने पेपर्स होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. ओके, यू कैन फाइंड ऑल दोस. नाउ इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज 2, ओके, देन द वैल्यू ऑफ k. देखो यहाँ पे एक मिसिंग k वैल्यू है, आपका कांस्टेंट मिसिंग है. दिस इज द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, ये पॉलिनोमियल है. ये पॉलिनोमियल में k जो मिसिंग वैल्यू है आपको ये फाइंड करना है. इतना तो आपको समझ में आ गया. ओके, लेट्स एनालाइज अगेन. इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो एक से आप जब दूसरी बार पढ़ते हो ना, यू अंडरस्टैंड इट मच बेटर, डोंट बी इन अ हरी, एक से दो बार आराम से पढ़ लो. इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो 1 0 का मतलब होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज इट इज डिग्री 2, वी नो इट विल हैव 2 zeros. इसके 2 zeros होते हैं, सो 2 में से 1 0 दे दिया. ओके, वो 1 0 कितना है? 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2 है इसका, तो आपको k फाइंड करना है. इट्स वेरी इजी, यूजुअली ये 2 मार्क्स में भी पूछा जा रहा है. सो क्या करो कि गिवन पॉलिनोमियल को आप लिखो वो p ऑफ x इज इक्वल टू, ओके, 1 0 इज गिवन, बहुत अच्छी बात है. तो वो 1 0 आपका क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2. यूजुअली आप कोई भी पॉलिनोमियल जब सॉल्व करते हो तो यू रिमेंबर, आप उसको फैक्टराइज करो, कैसे भी आप जो सॉल्व करते हो, तो फाइनली आपको जो जीरोज आते हैं, यू राइट इट लाइक दिस, इजंट इट? x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3 लिखते हैं ना, ये जीरोज है. तो वैसा ये एक 0 है, राइट? तो कुछ नहीं करना है, बस अब ये x की वैल्यू है ना, तो x की वैल्यू पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफाई करो, आपको k वैल्यू आ जाती है. दैट इज p ऑफ x, इन प्लेस ऑफ x लेट्स सब्स्टिट्यूट इट एज 2, तो ये बन जाएगा आपका 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस k, ओके, इक्वल्स टू 0. अरे सर यहाँ नहीं था ना? हाँ बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये यहाँ पे क्या कहा गया कि 2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है. ये यानी ये पॉलिनोमियल में 2 x की जगह पे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पॉलिनोमियल पूरा आपका 0 हो जाता. ओके, सो जब भी आपको 0 पता होता है तो यू हैव टू इक्वेट द पॉलिनोमियल टू 0. रिमेंबर दिस, हाँ, वी आर नॉट डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. नाउ यू डोंट नीड टू कंटिन्यू फर्दर, आपको इसकी वैल्यू नहीं निकालना है तो ये नहीं लिखेंगे आप आगे, आप खाली ये वाला पार्ट लिखो, सिंप्लीफिकेशन. 2 स्क्वायर इज 4, 5 2 इज 10 प्लस k इक्वल टू 0. ओके, ये नहीं लिखना है क्योंकि हम ये p ऑफ 2 नहीं फाइंड कर रहे हैं, हमको k फाइंड करना है. k को सब्जेक्ट, k को वेरिएबल बनाना है यहाँ पे. नाउ एड अप, 2 स्क्वायर 4 था, 5 2 10 था, तो ऐड करिए 14 प्लस k इक्वल टू 0. एज यू हैव टू फाइंड आउट k, 14 यहाँ ट्रांसपोज कर दीजिए, सो इट्स -14. अंडरस्टूड? सो देखो एक 2 मार्क का क्वेश्चन भी हमारा पैरेलली हो गया साइमल्टेनियसली.
सो ये सुनने में तो सब अच्छा दिखता, बट यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट, क्योंकि एनी गिवन न्यू क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कंडीशन में होना चाहिए। चलो, ये अपनी प्रोग्रेशन चैप्टर है। 11th टर्म ऑफ द जीपी इज, देखो दोबारा जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये आपका क्वेश्चन देखो क्या करना है, 11th टर्म इज डैश, आपको 11th टर्म फाइंड करना है। किसका? ये इंफॉर्मेशन है ऑफ द जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और ये आपकी जीपी है, ठीक है। तो ये जीपी इज लाइक 5, 25, 125 एंड सो ऑन। देखो यूजुअली जीपी इस चैप्टर में इसका वेटेज कम है, इससे एक 2 मार्क का क्वेश्चन या फिर 1 मार्क का बिट यहाँ पे पूछा जाता है, नॉट मोर देन दैट। तो अब आपको करना क्या है कि ये गिवन जीपी है, ये आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसमें 11th टर्म निकालना है आपको, ठीक है। दैट इज A11। सो इन शॉर्ट A11 इज A इंटू आर पावर 10। अब इसको आप ऐसे याद रख लो, इसका फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A इंटू आर पावर n-1। लेट अस नॉट डाइव इन, इसको ज़्यादा आप डेप्थ में डिग मत करो, बस इसको ऐसे याद रख लो। ये देखो ये A11 हुआ, कोई भी आपको टर्म निकालना है, लेट्स से 20, A20, सो इट शुड बी A इंटू आर पावर 19, 1 लेस देन दैट। ये आर के ऊपर जो रेज्ड पावर है इससे 1 कम होना चाहिए। 11 है तो 10 होगा, 20 है तो 9 होगा, ठीक है। सो नाउ हैविंग नोन द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जब समझ में आ गया तो अब इसमें देखो 2 वेरिएबल्स है आपके पास, A और R। सो व्हाट इज योर A? A इज योर फर्स्ट टर्म, ऑलवेज A आपकी फर्स्ट टर्म है, isn't it? So एक फर्स्ट टर्म आपकी कितनी हुई? 5। Now coming to the R, how do you calculate R common ratio? A2 by A1. It's a ratio, A2 by A1. So A2 is your second term, A1, A2, A3 and so on. So A2 being 25 by A1 is 5, ठीक है। So यहाँ पे cancel करिए, 5 1s is 5, 5 5s are 25. So 5 by 1 is 5. So your R value is 5. चलो, your A 5, okay, and R is also 5. देखो ये कोइंसिडेंस है कि A और R कुछ क्वेश्चंस पे कभी सेम होता है, नॉट ऑलवेज, ओके। यू कैन नॉट जनरलाइज कि हमेशा A और R सेम होता है, ठीक है। चलो अब बताओ, यहाँ पे ध्यान दो, ये 5 और इंटू 5 पावर 10 है। सो डू यू थिंक 5 पावर 10 को अपन लाइक 5 को 10 टाइम्स इंटू करना चाहिए? नेवर, नेवर, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये MCQ टाइप क्वेश्चन है, आपको इतना बड़ा करने का ना आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आपके जो क्वेश्चन पेपर्स तैयार होते हैं तो वो लोग टाइम फ्रेम के हिसाब से सेट करते हैं कि 3 आवर्स में कितना कंटेंट लिखा जा सकता है। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन नॉट रिक्वायर्ड, नॉट नीडेड, प्लीज डोंट डू सच थिंग्स, ओके। अगर हाँ 2 raised to the power 10 है तो इट्स ओके, ये आंसर हो सकता है कि कभी 2 मार्क्स के प्रॉब्लम्स में है तो आप इसको कैलकुलेट करो, इंटू करके करो। बट ये 5 है, मोर देन 2 है तो मत करो, डोंट डू इट। तो फिर क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करे तो ये 5 अलग है, ये अलग है, कुछ नहीं करना, सिंपल। देखो ये 5 पावर क्या है? 1 है, ये 5 पे क्या है? 10। When the bases are equal, power should be added. We have been learning it right from your grade 8th, class 8th. ये दोनों पावर्स को ऐड कर लेना है। So 1 + 10, that is 11. This is your answer. ये आपका ऑप्शनल आंसर होता है आपको ऑप्शंस में। It's 5 power 11. Okay? So वीडियो को every now and then pause करो और वो प्रॉब्लम जब आप उसको लिखो, सुनने से नहीं आता है कोई भी चीज़। Okay? Now next 2 questions. The distance of 6,8 from the origin. This is again very simple from the coordinate geometry. It is directly given. देखो ये देखो, the distance is, ओके, डिस्टेंस पूछ रहा है, ओके। डिस्टेंस का फॉर्मूला, किसका डिस्टेंस? डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के बीच में फाइंड कर सकते हैं अपन, इजंट इट? 6,8 एक आपकी ये पॉइंट है, ओके। और तो दूसरी पॉइंट नहीं दिया यहाँ पे, बिल्कुल दिया। डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन पूछ रहा है, ऑरिजिन, ओके। ऑरिजिन इज 0,0। आपके कार्टेशियन प्लेन में, आपके कोऑर्डिनेट प्लेन में, एक्स और वाई एक्सिस में ये पॉइंट को ऑरिजिन कहा जाता है, ओके। सो ये पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स भी 0 होते हैं, यानी इसके एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होती है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होती है। यानी whenever you hear about origin, immediately आपके माइंड में स्ट्राइक होना है कि origin point is 0,0। चलो, तो करना क्या है, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है आपको यहाँ से यहाँ तक। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला इज, द यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस इज x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज टू फाइंड द डिस्टेंस। सो x1 x2 कहाँ है हमारे? दिस योर x1 y1, x2 y2. Simply substitute them here in the distance formula. x2 - x1, your x2 being 0 minus x1 is 6 whole square, y2 is 0 minus y1 is 8 whole square. ठीक है, चलो बताओ, 6 - 0 is 6, but which 6 madam? It is -6, so -6 square plus 8 - 0 is 8 again, but हम माइनस, साथ में माइनस लिखो, 2 पॉजिटिव हो जाता वो स्क्वायर करने पर, बट लिखना है आपको स्क्वायर d equal to under root of 6 square 36. तो -6 square is also 36 plus 36, -8 square is also plus 64, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 8 8 से 64।
4. So add up, it's root of 100. The sum is 100. So square root of 100 is nothing but 10. तो आपका आंसर है 10 यूनिट्स. ठीक है. सो वी हैव कैलकुलेटेड द डिस्टेंस एज वेल. देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर हो गया, टैंजेंट, सीक्वेंस, प्रोग्रेशंस, पॉलिनोमियल्स. वी आर कवरिंग वेरियस चैप्टर्स. नाउ द लास्ट बिट, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो क्लास 8 का क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइथागोरन ट्रिपलेट. ये पाइथागोरन ट्रिपलेट की बात कर रहा है. पाइथागोरन ट्रिपलेट यानी कि ऐसे 3 नंबर्स जो पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला है इसको सेटिस्फाई करते हैं. ओके, दैट इज योर हाइपोटेन्यूज, अपोजिट एंड एडजेसेंट. पाइथागोरन ट्रिपलेट का मतलब है कि वो नंबर्स जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर वाली इक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं. यानी आप इसमें से 3 नंबर्स आपको 3 दिए गए. चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस 5, 12, 13. ओके, सो आई विल बी राइटिंग दैट गिवन नंबर्स 5, 12, 13. ये 3 नंबर्स हैं. इनमें से क्या करना चाहिए, जो हाईएस्ट नंबर है उसको आपको हाइपोटेन्यूज कंसिडर करना है. क्या कंसिडर करना है? हाइपोटेन्यूज. लेट्स से h इज 13, तो 13 स्क्वायर यहाँ पे, और ये दोनों में से एक अपोजिट बना लो. ओके, अपोजिट, एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज, ऐसा लेके चलो. ओके, फर्स्ट नंबर ओ ले लो, ये ए ले लो, ये लास्ट वाला जो बिगर है उसको हाइपोटेन्यूज बनाओ. सो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर. अपोजिट इज 5 स्क्वायर, adjacent is 12 square. Okay, tell me how much is 13 square? It is 169. 13 13s. 5 square is 25. 12 square is 144. 12 12s are 144. I hope you know all these basic calculations. Now add up these two. 169 equal to, when you add 144 plus 125, it is 169. So 169 equal to 169 आपका तो आंसर बराबर इक्वल हो गया. तो इसका मतलब है कि ये 3 नंबर्स पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है. ठीक है. फिर भी मैं आपको एक और आपको ट्रिपलेट बता देता हूँ. नॉट ऑल द अदर 3 ऑप्शंस. मैं एक और आपको करके बताता हूँ. देखो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा. लेट्स गो विद अदर ऑप्शन, दैट इज 5, 9, 14. कोई भी ले लो. अब मेरे को क्विक करना है छोटा सा, तो मैं 4, 5, 6 ले लेता हूँ. टाइम सेव होगा. 4, 5, 6. एज आई टोल्ड यू, take the highest value to be your hypotenuse, because hypotenuse is the longest side in a triangle. So 6 square is equal to opposite square is 4 square, adjacent square is 5 square. कुछ नहीं करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करके देखना है. 6 square being 36, 4 square 4 4 16, 5 square 25. ठीक है. So now let's see 25 plus 16 how much it would be on adding up. Sometimes in an exam you are bit tense, so mental calculation goes wrong because you are stressed. So 6 plus 5 11, so it's 41. So are they equal? Is 36 equal to 41? No, they aren't equal. Today evening, as I told yesterday, okay, today evening, that is 5th March 10:45 PM, we are going live for maths exclusively. So be ready with all your doubts. You can ask anything, and then again it should be relevant to what you are asking. Now come back. So अभी 8 क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं. सो इट सेज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ log 1024 टू द बेस 4 इक्वल्स टू 5. देखो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंट्स. तो यहाँ पे आपको लॉगरिथम्स में दिया गया, आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए पूछ रहा है. समटाइम्स एक्सपोनेंट्स में देके लॉगरिथम्स में भी पूछ सकता है. ओके, सो आई राइट इट ओवर हियर एंड आई विल शो यू. मैं पहले आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि अगर समझो कि आपको log a टू द बेस b इक्वल्स टू c है. I read again, log a to the base b. देखो डिफरेंस, आई मीन डिस्टेंस रहना चाहिए. मोस्ट स्टूडेंट्स व्हाट दे आर डूइंग, यू नो, दिस इज वे दे आर लूजिंग देयर मार्क्स. ये b वो लोग नीचे से ऊपर तक ला रहे हैं और a को यहाँ पे पावर बना रहे हैं. दैट्स अटरली रॉन्ग. ये गलती मत करो. ओके, सो बेस, इसको आर्ग्यूमेंट कहा जाता है. ये जो a है, ये यहाँ पे जो नंबर आता है इसको आर्ग्यूमेंट कहा जाता है. ये g के साथ में होना चाहिए और ये लेटर की एंडिंग में नीचे, क्योंकि ये जी फॉल लेटर है, आपकी लाइन से नीचे आता, तो बिल्कुल एंडिंग पे ये बेस होना चाहिए. ठीक है. लॉग ए टू द बेस ए इज इक्वल टू सी. अब ये बताइए कौन से फॉर्म में है? ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, ये लॉग में. इससे अपने को क्या करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. तो एक्सपोनेंट फॉर्म कैसे लिखते हैं? वेरी सिंपल. ये याद करो, यहाँ पे क्या बोला मैं, बी क्या है? बेस. तो अब इसको आपको अदर साइड पे सेंड करना है. ये बी इसके ऊपर चले जाता, बी इसके साथ चले जाता है अदर साइड पे, और बी टू द पावर सी हो जाता है. यानी कि b यहाँ पे बेस था ना, तो यहाँ पे देखो कैसा पढ़ते हैं आप इसको, b पावर c. सो b पावर c, c इज द पावर, b इज द बेस. ओके, व्हाट इज लेफ्ट हियर? a. ये a हो गया. आर्गुमेंट यहीं का ही है. a जाता वहीं पे है, ये b अदर साइड पे चले गया और b वहां जाके c को ऊपर उठा दिया. ओके, रिमेंबर दैट वे इन अ फनी वे. सो b पावर c. सो दिस इज कन्वर्जन फ्रॉम लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है. सो कीपिंग दिस इन माइंड, लेट्स कन्वर्ट दिस गिवन logarithmic form. It says
ये आपका 1024 इज योर A, ओके, और ये B आपका 4 है, C आपका 5 है, तो ये यहाँ रहेगा 1024 इज गोइंग टू बी हियर एज इट इज, लॉग चले जाना है, ये 4 पावर 5 हो जाता है, 4 पावर 5, ठीक है, वेरी सिंपल, 1 मार्क। देखो 4 को अगर आपको चेक करना है, डोंट नीड टू चेक, इफ यू वांट टू 4 को 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करके देखिए, सो इट इज ओके, सॉरी 1024, ठीक है, 5 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करके देख लो तो इट्स गोइंग टू बी 1024, सो दिस वाज द कन्वर्शन फ्रॉम लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. Now the ninth question, let's see what it says. This is the TSA of a cone. Here TSA stands for total surface area. In order to save time मैंने ऐसा लिखा, आपको एग्जाम में पूरा दिया जाएगा. The total surface area of a cone A equal to pi r into L plus R or R plus L. That is formula is given. They're asking us here L represents, यहाँ पे letter L क्या है पूछ रहा है. देखो in this formula R is for radius, L क्या होता है हम यहाँ से देखेंगे, उसको फिगर से अंडरस्टैंड करेंगे. मानो ये आपका राइट सर्कुलर कोन है, इसको राइट इसलिए कहा जा रहा है कि ये देखो ये नीचे जो कोन का बेस है ये एक सर्कल है, सर्कल में ये पार्ट हो गया आपका रेडियस और ये आपके कोन की हाइट हो गई, ठीक है. सो ये आप देख सकते हो कि दे बोथ आर एट राइट एंगल, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसीलिए इसको राइट सर्कुलर कोन भी कहा जाता है. सो नाउ हैविंग नोन दैट दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द हाइट ऑफ अ कोन, सो व्हाट इज दिस देन, तो ये क्या चीज़ होती है, ये भी तो हाइट है, ओके, लेकिन ये हाइट हो गई, आई मीन ये आपको वर्टिकल हाइट है, आपको स्ट्रेट ऐसी है, वेराज ये हाइट आपको ऐसी स्लैंट आ रही है, तो इसलिए इसको कहा जाता है स्लैंट हाइट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर L. देखो छोटे बच्चों को जब लेटर सिखाते हैं ना, उनको ऐसे सिखाते हैं ना, स्लैंट, राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, तो वैसे आपकी ये स्लैंटिंग लाइन है, तो इसलिए ये हाइट को स्लैंट हाइट कहा जाता है. 10th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनाइट सेट. ओके, सेट दो बेसिकली टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट. तो आपको पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से, किन में, कहाँ है या नहीं, यहाँ है, इनमें से कौन से फाइनाइट सेट है पूछ रहा आपको. ओके, तो कैसे पहचाने, हम यहाँ से इसको ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाएंगे, हम एक एक एरेस करेंगे. ये देखो दिस पर्टिकुलर सेट का नाम है एस, सेट एस. इसके अंदर क्या कहा जाता है, एक्स सच दैट, ये सिंबल एक्चुअली ऐसा स्ट्रेट होना चाहिए, आपके पेपर में ऐसे दिया क्वेश्चन पेपर में प्रीवियसली, सो इसलिए मैंने भी ऐसा लिखा है, आप कंफ्यूज नहीं होना, इसको सच दैट पढ़ा जाता है, ये इधर ऐसा लिखा जाता है और समटाइम्स कोलन लेटर भी यूज करते हैं, तो इसको सच दैट पढ़ते हैं, बोथ आर वन एंड द सेम. सो इट सेज x such that x belongs to z, z for integers. ओके, यहाँ पे ये सेट में जो एलिमेंट्स आते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, राइट. तो ये सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनको एक सिंगल नाम दिया गया x, और वो x क्या है, बिलोंग्स का सिंबल है, z को बिलोंग करते हैं, z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स. तो यहाँ पे आपको इंटीजर्स लेना है, तो आप इंटीजर्स में कौन से इंटीजर्स लेंगे, तो इंटीजर्स में आपको नेगेटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, जीरो है, बहुत कुछ है. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एंड x लेस देन जीरो, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट होता है कि रेंज नंबर्स की कहाँ से कहाँ तक है. इट सेज x लेस देन जीरो. एक काम करते हैं, फर्स्ट आप इंटीजर्स देख लो, मैं आपको नंबर लाइन के साथ बताता हूँ. दिस इज जीरो, दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6, these are the positive integers, -1 -2 -3 -4 so on. ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है. सो ये इंटीजर नंबर लाइन कहलाती है. ऑन दिस नंबर लाइन व्हेनेवर यू मूव अक्रॉस राइट साइड, यहाँ पे आप जब राइट पे जाते हो तो वैल्यू इंक्रीज होती है नंबर की, लेफ्ट पे आएंगे तो डिक्रीज होंगे. ये देखो 1 2 3 4 इंक्रीज हो रही है, अब पीछे आते जाओ 5 3 4 2 1, सो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इजंट इट. सो सिमिलरली तो ये जीरो से जो लेफ्ट साइड पे ये सारे नंबर्स दे आर लेस देन जीरो, ये जीरो से लेस होते हैं, ये जीरो से ग्रेटर होते हैं, जीरो इन बिटवीन एग्जैक्टली इन द सेंटर. इट सेज x लेस देन जीरो बोले तो ये वैल्यूज आते हैं आपको, isn't it. देखो x बिलोंग्स टू z, z इज इंटीजर्स, तो ये इंटीजर नंबर लाइन हुई, तो इनमें से कौन सा इंटीजर्स लेना है, जो लेस देन जीरो है, जीरो से कम यानी सारे. तो कितना है ये, as of now you can see here on the screen as 1 2 3 4 numbers है, लेकिन ऐसा नहीं है ना, ये और भी है, ये -5 -6 it goes on. okay, so if I try to write the same thing in the form of a set, मैं अगर मैं इसको लिस्ट में लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये एक ऑर्डर में लिखते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 so on. तो क्या हो गया, ये फाइनाइट हुआ या इनफाइनाइट हुआ, ये हो गया इनफाइनाइट सेट. ओके, सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता, वी डोंट कंसिडर दिस, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया था आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनाइट. फाइनाइट का मतलब होता है जिसकी एंड स्पेसिफिक है, ओके, जिसमें लास्ट नंबर होता है. तो अब ये लास्ट नंबर कुछ नहीं है, इट कीप्स ऑन गोइंग. यहाँ जाओ, r इज इक्वल टू योर सेट, r इज इक्वल टू क्या है सेट में, x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 बोला, इसके साथ कंडीशन नहीं दिया, मल्टीपल ऑफ 5 यानी 5 के मल्टीपल्स. 5 के मल्टीपल्स क्या क्या है, 5 1s 5, 5 2s 10, 5 3s 15, 5 4
ओके 5 4s are 20, 5 5s are 25, they go keep going on. यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करा कि आपको कहाँ तक के लेना है. अगर यहाँ पे बता देता सपोज एंड x लेस देन सम 100 बोला, तो लेस देन 100 यानी कि 95 तक जाते हैं. तो अगर 95 तक जाते हैं तो ये क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है, क्योंकि यहाँ पे इसका लास्ट नंबर हमको इस सेट में मालूम है. तो वेराज यहाँ पे कंडीशन वाज नॉट गिवन, सो इट इज अगेन है इनफाइनाइट, चलते रहता है. चलो ये हो गया. अब यहाँ आते, इट सेज सेट बी क्यू x such that x belongs to n for natural numbers. कौन से natural numbers? Natural numbers कहाँ से स्टार्ट होते हैं मुझे बताइए. They start from 1 2 3 4 and so on. ये लिस्ट भी एंडलेस होती है, ये भी इन्फिनिट है, लेकिन ये कंडीशन दे दिया कि x लेस देन 10. ओके, लेस देन 10 के लेना है आपको. लेस देन 10 यानी कि कहाँ तक लेना पड़ेगा आपको, अप टू 9, 5 6 7 8 9. ओके, अब लेस देन 9 तक के. तो अब ये क्या हो गया, ये फाइनाइट सेट हो गया. तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन. Getting my point? It says natural numbers and the natural numbers less than 10. Less than 10 के ये natural numbers है. Fine? तो ये आपका ऑप्शन है. बट स्टिल अपन एक बार ये भी पढ़ के देख लेते हैं. यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे भी तो कंडीशन है ना, एक बार देख लेते हैं. x belongs to natural numbers but x is greater than 10 बोला यहाँ पे. ओके, आपको 1 2 3 से नहीं शुरू करना है. x कहाँ से लेना है आपको, कंडीशन greater than 10. That is greater than 10 is 11 12 13 चलते रहेगा. ओके, बिकॉज यहाँ पे उसकी एंड स्पेसिफिक नहीं है, बताया नहीं गया, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा. तो आपका बी करेक्ट आंसर था, वो फाइनाइट सेट है. नाउ इट सेज इफ द मोड ऑफ द डेटा, हियर सम सेट ऑफ नंबर्स आर गिवन, जिसको डेटा कहा जा रहा है. तो देखो इस तरह जो नंबर्स देके आपको डेटा बोलता है, ये अनग्रुप्ड डेटा कहलाती है. आपको टेबल में जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसीज जो रेंज में होते हैं 0 to 10 10 to 20, तो वो ग्रुप्ड डेटा. ये अनग्रुप्ड है, जस्ट अ नंबर्स, रॉ डेटा. इट सेज if the mode of the data, इस डेटा का, इस नंबर्स का मोड is 9, मोड दे दिया गया. आपको पूछ रहा क्या, then x. तो इसमें जो x है ये फाइंड करना है. देखो मोड का मतलब क्या होता है, ये अनग्रुप डेटा में मोड इज द मोस्ट रिपीटेडली अकरिंग फ्रीक्वेंसी. जो बार बार ज्यादा नंबर रिपीट होता है उसे मोड कहा जाता है. तो देखो यहाँ पे कौन सा ज्यादा रिपीट हो रहा है, 9 एक बार आया, 9 2 टाइम्स आया. ओके, 3 रिपीट हुआ और 3 भी रिपीट हुआ. ओके, 6 इज नॉट रिपीटिंग, 7 इज नॉट रिपीटिंग. अब ये 2 रिपीट हो रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं. 9 भी ट्वाइस आया, 3 भी ट्वाइस आया. ओके, तो कौन हो गया, मोड 9 हुआ. इसका मतलब है कि देखो ये x भी, देखो दोनों इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स हो गए तो नहीं होगा, कोई एक ज्यादा आना चाहिए. I'll tell you, I'll give another example to understand this better. Suppose I have random numbers I'm taking. Okay, so मैं यहाँ पे randomly कुछ numbers ले रहा हूँ. So यहाँ देखो, यहाँ पे कौन से नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 4 4 4 4 इज बीन रिपीटेड थ्राइस. 3 इज ऑल्सो रिपीटेड बट इट इज रिपीटेड ट्वाइस. सो ज्यादा नंबर ऑफ टाइम क्या आ रहा है आपको, 4 आ रहा है. तो 4 इज योर मोड. ओके, बिकॉज इट इज रिपीटेड थ्राइस एंड 3 इज रिपीटेड ओनली ट्वाइस. तो यहाँ देखो, यहाँ पे 3 तो 2 बार है रिपीट हुआ और 9 भी 2 टाइम्स आया. तो लेकिन x पता नहीं क्या हो सकता है. x कैन बी एनीथिंग, x कैन बी 3, x कैन बी 9, x कैन बी एनी अदर नंबर. लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया उन्होंने, मोड. इफ द मोड ऑफ द डेटा इज 9, यानी मोड 9 है, तो इसका मतलब ये x भी 9 है. हाउ डू वी नो इट, क्योंकि अगर वो 9 हुआ तभी ये मोड बनेगा, क्योंकि वो 3 टाइम्स रिपीट होगा और 3 2 टाइम्स हो जाएगा. होप यू अंडरस्टूड इट. वेरी सिंपल एंड लॉजिकल. ओके, देयर इज नो कैलकुलेशंस, नथिंग इन दिस. यू नो द अदर क्वेश्चन, इट सेज स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स. यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिया, इसकी स्लोप की बात. जैसे मैं आपको डे स्टार्टिंग से फर्स्ट ब्लैंक से बोल रहा हूँ, आपको जो भी फर्स्ट कीवर्ड होता है ना, वो आपको फाइंड करना है. स्लोप पूछ रहा है आपको, स्लोप ऑफ द लाइन इज डैश. इन्फॉर्मेशन क्या है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स. ये 2 पॉइंट्स है, दैट इज 3, -3 एंड द अदर पॉइंट है 6, 3. इनकी स्लोप निकालना है. तो स्लोप का फॉर्मूला आपको इमीडिएटली स्ट्राइक होना है. स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय m. इट इज y2 - y1 by x2 - x1. ठीक है, सो ये आपकी x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है. सो y2 - y1 दैट इज 3 minus of -3. Be careful with the minus sign. x2 - x1. x2 is 2, x1 is 3. So 3 minus of minus is +3. 6 - 3 is 3, isn't it? Now add up what is there in the numerator. It is 6 divided by 3. Cancellation upon 3 1s 3 2s. So your slope is 2. ठीक है, ये MCQ टाइप क्वेश्चन है, वेरी बेसिक क्वेश्चन है. Now the next question, it says if P of E, I'll be reading it, please look at the screen. If P of E is equal to 0.19 or 0.19, then the probability of not E पूछ रहा है. Okay,
मैं इसको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि याद रखिए, अब समझो कोई भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, अगर हम ऐसा बता रहे हैं पी ऑफ ई, लेट्स से इट इज सम 0.2, रैंडम मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0.2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, इसके ऊपर अगर हम इस तरह का बार लगा रहे हैं तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई या नॉट ई फॉर इवेंट। सो ये होने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी, कोई भी जो इवेंट है उसके होने के चांसेस इतने हैं, उसके नहीं होने के चांसेस क्या होते हैं, तो रिमेंबर कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट and probability of not an event is always equal to 1. Sum of the probabilities हमेशा 1 होते हैं, तो किसी इवेंट के होने के चांसेस और इवेंट के नहीं होने के चांसेस दोनों ऐड करेंगे तो हमेशा वो 1 होता है। रिमेंबर दिस, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.2 इन दिस केस, या फिर अपन यहाँ आ जाओ डायरेक्टली, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.19 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट आपको फाइंड करना है, ओके। इफ पी ऑफ ई इज 0.19 और 0.19, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इट्स सिंपल, ट्रांसपोज दिस, इसको यहाँ पर ट्रांसपोज कर दो, 1 माइनस 0.19, सो इट इज पी ऑफ ई बार और नॉट ई इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन अगेन बी केयरफुल, दिस इज अगेन वेयर मोस्ट स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक। अब ये 1.0.19 है ना भाई, यहाँ पे पॉइंट लगाओ या 2 zeros ले लो आप, ओके। सो नाउ यू विल बी गेटिंग लाइक 0 इज लेस देन 9, तो आपको यहाँ से एक एक बोरो करते आना है, इसको 0 बनाओ, इधर डालो, ये 9 बनेगा आफ्टर टेकिंग 1 बोरो, तो 9 minus 1 is 8, 10 minus 9 is 1, so it is 0.81, ठीक है। so this is probability of not E, fine। this can sometimes be asked in 2 marks as well, it's a very very basic question है, कभी कभी 2 marks में भी इस तरह के probability not an event से related कुछ पूछ रहा है। now cumulative frequencies are used in dash, okay। cumulative frequency की वर्ड आप सुनते आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि क्या ये मीन में यूज होगा या मीडियन में होगा या मोड में होगा, किस में होगा, मीडियन में होगा। so your answer is median, cumulative frequencies are used in calculating the median। last question, the number of prime factors of 42, ओके ये आपके फर्स्ट चैप्टर से जहाँ पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखाया जा रहा है। सो 42 के प्राइम फैक्टर्स बोल रहा है। एक काम करते हैं, पहले हम 42 के फैक्टर्स लिस्ट कर लेते हैं। 42 के फैक्टर्स, स्टार्ट विद द 1 टेबल, ओके, बेसिक टेबल से 1 से होता है 1 42 42, ओके, देन स्टार्टिंग विद द 2 2 21 42, ओके, 3 14 42, आपको आराम से चेक करके देखना पड़ेगा, ओके। देन 4 में नहीं आता 42 क्योंकि 4 10s 40, 4 11 44 नहीं आता है। देन 5 में तो बिल्कुल नहीं आता, ऑल दैट multiples of 5 end with either 0 or 5। 6 में आता है, yes, 6 7s are 42, then 7 से चेक करो, 7 6 are 42। देखो मैं इतना लिटरली क्यों बता रहा हूँ कि आपको सीरियल में जाना है 1 2 3 इस तरह, और यहाँ पे आपने नोटिस किया 6 7 से रिवर्स टू 7 6, तो आगे आपको 8 9 10 चेक करने की जरूरत नहीं, ब्लाइंडली राइट इट। 14 3s is 42, 21 2s is 42, okay, so then 42 1s is 42। so अब आपके फैक्टर्स क्या हो गए, ये हो गए आपके फैक्टर्स 1 2 3 6 7 14 21 42, ये आपके फैक्टर्स। इधर ऐसे जाओ आप, या ऐसे भी जाओ 1 2 3 6 7, ये आपको सेम हो गए, तो ये सारे फैक्टर्स हो गए। आई लिस्ट देम ऑल हियर, एक बार उसको लिखता हूँ 1 2 3 6 7 14 21 and 42। so were we asked to list the factors of 42? no, we were asked to selectively take the prime factors। देखो यहाँ पे क्या बोला, द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, वो भी क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ, कितने प्राइम फैक्टर्स से पूछा इसमें, प्राइम फैक्टर्स कौन से नहीं पूछा, पहले आप कौन से प्राइम फैक्टर्स है देखो, यानी कि प्राइम नंबर्स। 2 इज अ प्राइम नंबर, प्राइम का क्राइटेरिया क्या है, दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 2s are 2, 2 1s are 2, 1 3s are 3, 3 1s are 3, 1 7s are 7, 7 1s are 7, ये दूसरे कोई टेबल में नहीं आता है, तो ये प्राइम नंबर्स है। ये सब प्राइम नहीं होते, ये पूरे कॉम्पोजिट है, 2 7s are 14, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 6 7s are, तो ये नहीं होते, तो ये 3 प्राइम नंबर्स हुए। तो ये कौन से प्राइम फैक्टर्स है वो लिखने के लिए नहीं पूछ रहा, ध्यान देना है, द नंबर ऑफ, उन लोगों की कार्डिनैलिटी पूछ रहा है कि वो कितने हैं। अगर मानो ये सेट्स में होता ना, इसके अब ये पूरे प्राइम फैक्टर, आप पूरे फैक्टर्स को लिस्ट करें, सेट है, सेट भी आपको बनाना होता, नहीं करना है लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें से सिर्फ प्राइम फैक्टर्स का सेट लिखो, तो ये प्राइम फैक्टर्स होते हैं आपके, ओके, 1 3 7 या सॉरी 2 3 7, ये आपके प्राइम फैक्टर्स। सो इनमें आपको अगर बोला n of b, कार्डिनैलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट b कितने हैं, 1 2 3, तो ये नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज 3। अंडरस्टूड?